स्वागत है मेरी दुनिया में। दोस्तों, ये गेम स्प्लिंटर सेल फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट है जिसे 2002 में यूबीसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था। दोस्तों, ये गेम स्टील शूटिंग गेम के अंदर आता है और इस फ्रेंचाइजी के हर एक गेम में हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है और स्टील गेम के मामले में ये फ्रेंचाइजी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी है। इस फ्रेंचाइजी के सारे पीसी और कंसोल वर्जन वाले गेम्स को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और इस फ्रेंचाइजी के सारे गेम्स के ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियोस लेके आऊँगा। दोस्तों, ये गेम इस फ्रेंचाइजी के मेन कैरेक्टर्स के लिए एक इंट्रो पार्ट का काम करता है, क्योंकि इस गेम में मेन कैरेक्टर्स जैसे कि सैम और ग्रेम एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं और यहाँ सैम को एनएसए में रिक्रूट किया जाता है जिससे वो अपने पुराने दोस्त लैम्बर्ट के साथ काम करने लगता है। इस फ्रेंचाइजी के दौरान बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये मेन कैरेक्टर्स अभी तक इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। इसमें हम सैम की बेटी सारा को भी देखते हैं जिसे बचपन से सिर्फ सैम ने ही पाला है और सारा के बारे में किसी और वीडियो में बात करूँगा। दोस्तों, गेम की स्टोरी की शुरुआत होती है अप्रैल 2004 में, जहां हम FNW न्यूज़ को देखते हैं, जहां ये बताया जा रहा था कि जॉर्जिया के प्रेसिडेंट की हत्या के बाद जॉर्जिया का अब्खाज़िया और साउथ ओसेटिया के साथ लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई के रुकने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। और इस सिचुएशन की वजह से जॉर्जिया के बिलियनर निकोलास को ये मौका मिल गया कि वो ब्लडलेस ग्रुप के साथ मिलकर अमेरिका और वेस्ट के बीच दोस्ती और भी पक्की करे। इस वक्त ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी बूम कर रही थी और निकोलास इस टेक्नोलॉजी पर अपनी नज़र गड़ाया हुआ था। फिर यही अगस्त 2004 में एक फॉर्मर यूएस नेवी सील ऑफिसर और गल्फ वॉर के पुराने सोल्जर सैम फिशर को एनएसए के नए डिवीज़न 3rd एशेलॉन में रिक्रूट किया गया। वहाँ फिशर अपने दोस्त लैम्बर्ट के साथ काम कर रहा था और यहाँ फिशर टेक्निकल एक्सपर्ट आना से पहली बार मिला और फील्ड रनर वर्नल वाइक्स जूनियर से भी। फिर 16 अक्टूबर 2004 को फिशर और उसकी टीम जॉर्जिया की तरफ बढ़ती है ताकि वो उन 2 CIA ऑफिसर्स के बारे में पता कर सके जो निकोलास पर नज़र रखे हुए थे लेकिन अचानक से गायब हो गए। यहाँ लैम्बर्ट की गाइडेंस के अंदर प्लेयर को बहुत सारे मिशन पार करने होते हैं, जिसके बाद फिशर की मुलाकात एक खबरी से होगी जिसका नाम थॉमस है और वो एक जलती हुई बिल्डिंग में मरने ही वाला था। थॉमस ये बताता है कि एक CIA ऑफिसर जिसका नाम ब्लॉस्टीन था, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें एक प्रूफ था जिससे एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती थी और अगर सैम को उसके बारे में पता करना है तो सैम को उस एजेंट का ब्लैक बॉक्स ढूंढना पड़ेगा। थॉमस उस ब्लैक बॉक्स का लोकेशन बता के मर जाता है। सैम ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू करता है और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे एजेंट ब्लॉस्टीन और मेडिसन का डेड बॉडीज़ मिलती है जिन्हें पुलिस की मॉर्ग में रखा गया था। और वहाँ के CCTV फुटेज से फिशर को ये पता चलता है कि इस पेटनास के एक पुराने मेंबर ग्रिंको ने उनके अंदर से सबडर्मल ट्रैकिंग को निकाल दिया था ताकि उन्हें CIA से डिस्कनेक्ट किया जा सके। फिर और फुटेज देखने के बाद 3rd एशेलॉन को ये पता चलता है कि ग्रिंको उन्हें जॉर्जिया के डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर में मिलेगा। फिर ये न्यूज़ आती कि जॉर्जिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है क्योंकि उन्होंने अपने वेपन डेवलपमेंट को बहुत इम्प्रूव कर दिया है। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि मिडिल ईस्ट के लिए अजरबैजान ऑयल का एक अच्छा सोर्स बनने जा रहा है और अमेरिकन इस तेल के कुएं में अपना पैसा लगाने जा रहे हैं। फिर हम फिशर को देखते जो हेडक्वार्टर में पहुंच गया था, जहां उससे पता चला कि ग्रिंको निकोलास के लिए काम करता है। जिसके बाद सैम ग्रिंको और कैनेडियन हैकर फिलिप मैस के बीच हुई बात को रिकॉर्ड करता है, जिससे सैम को ये पता चलता है कि अजरबैजान में निकोलास कोई बहुत बड़ा गलत काम करने जा रहा है, लेकिन क्या ये उसे पता नहीं चला। और इन्फॉर्मेशन के लिए सैम निकोलास के कंप्यूटर को हैक करता है और निकोलास ने जो भी किया उसके बारे में अगले दिन पूरी दुनिया को न्यूज़ चैनल में दिखता है कि निकोलास ने पूरे अजरबैजान में एथनिक क्लेंजिंग कैंपेन शुरू कर दी है जिसको जॉर्जियन कमांडोस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, एथनिक क्लेंजिंग का मतलब कि एक एरिया से किसी भी स्पेसिफिक लोग को हटाना ताकि उस पूरे एरिया में सिर्फ वही लोग बचे जो एक रिलीजन से बिलोंग करते हों। दोस्तों, इसके जवाब में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के फोर्सेस ने अजरबैजान में हमला करके सारे जॉर्जियन फोर्सेस को हटा दिया, जिसके बाद निकोलास अंडरग्राउंड हो गया था। अंडरग्राउंड होने के बाद निकोलास ने 2 मिनट का वीडियो रिलीज़ किया जिसमें उसने अमेरिका और उसके अलाइज को आर्मी ऑफ स्केरक्रो कहा। फिर 3rd एशेलॉन को ये पता चलता है कि जॉर्जियन सोल्जर्स कैस्पियन ऑयल रिग में हैं और वहाँ का डाटा वो जॉर्जियन प्रेसिडेंशियल पैलेस में भेज रहे हैं। इसके बाद नाटो वहाँ एयर स्ट्राइक करने वाला था और इससे पहले वो लोग एयर स्ट्राइक करते सैम वहाँ पहुँचता है और वहाँ के लोकल टेक्नीशियन ले जावा का लैपटॉप सही सलामत बाहर लेके आ जाता है जिसमें उस ऑयल रिग के डाटा थे। सैम को टेक्नीशियन से ये पता चलता है कि वो डाटा असल में एक एटॉमिक बॉम्ब का है जिसका नाम द आर्क है,
फिर सैम लैपटॉप और एन्क्रिप्शन की को लेकर वहाँ से निकलता है और उस जगह को एयरस्ट्राइक से तबाह कर दिया जाता है। लेजावा का लैपटॉप देखने के बाद ग्रिम ये बताती है कि ये डाटा इतना कीमती है कि CIA में मौजूद कोई जासूस इसे निकाल सकता है। इसके बाद सैम अपनी बेटी से बात करता है। फिर तभी पता चलता है कि उसे किसी ने किडनैप किया है और फ़ोन कट हो जाता है। साथ ही उनका हेलीकॉप्टर भी कुछ समय के अपना कंट्रोल खो देता है। इसके बाद लैम्बर्ट उसे कॉन्टैक्ट करके ये बताता है कि नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ा साइबर वॉरफेयर अटैक हुआ है और इस अटैक को स्पेशली मिलिट्री पे किया गया है। फिर एक ब्रॉडकास्ट में निकोलास इस अटैक की जिम्मेदारी लेता है और वो ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद फिशर CIA के हेडक्वार्टर में पहुंचता है और CIA के मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक्सेस ग्रिम को देता है, जिससे ग्रिम को ये पता चलता है कि ये डाटा लीक मिचेल डॉगर्टी के कंप्यूटर से हुई है। जब मिचेल को पूछताछ के लिए पकड़ा गया कि उसका इस डाटा लीक से कुछ लेना देना नहीं है, जिसके बाद एनएसए को ये पता चलता है कि मिचेल को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिस वजह से उसने डाटा का बैकअप अपने लैपटॉप में बना लिया था और वो लैपटॉप इतना अनसिक्योर था कि वो डाटा वर्जीनिया के एक नेटवर्क पर लीक हो गया जिसको कालिनाटेक इंक ओन करती थी। अब दोस्तों बात करूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो इसमें होता ये है कि जिस इंसान को डिसऑर्डर होता है उसे लगातार बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं जिसमें खोकर वो एक काम को बार बार करते रहता है। और मिचेल के केस में उसने अपने एक्सेसिव थॉट्स की वजह से उन सारे डेटा का बैकअप अपने अनसिक्योर लैपटॉप में कर लिया था। फिर न्यूज़ आती कि निकोलास लड़ाई के लिए उतावला हो रहा है, लेकिन यहाँ नाटो के अमेरिकन सोल्जर्स जॉर्जिया में थे ताकि जॉर्जियन सोल्जर से क्रिएट किए गए प्रॉब्लम को लोग टैकल कर सकें। कालिनाटेक इनके पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए जॉर्जियन माफियोसोस को हायर करते हैं ताकि निकोलास के सारे डाटा को मिटाया जा सके, जिसके लिए माफियोसोस उस बिल्डिंग को उड़ाकर सारे स्टाफ को मार देते हैं, जिसमें इवान भी शामिल था जो निकोलास के लिए काम करता था। निकोलास नहीं चाहता था कि उसका आगे का प्लान किसी को पता चले, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा था। इवान ने 911 पे कॉल किया था और उस कॉल को फिशर ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद वो इवान के क्रिप्शन की निकाल लेता है और इवान को बचाने का काम FBI कर देती है। फिर विल्किस की मदद से फिशर वहाँ से बाहर निकलता है और इस दौरान गोलीबारी में वो घायल हो जाता है और थोड़ी देर बाद मर जाता है। उस इनक्रिप्शन की से एनएसए को ये पता चलता है कि निकोलास एक अनकन्वेंशनल रिले वाले नेटवर्क को यूज़ कर रहा था जॉर्जियन मिलिट्री सेल से कम्युनिकेट करने के लिए। एनएसए पूरे नेटवर्क के रिले को ट्रेस करती है और उन्हें ये पता चलता है कि नेटवर्क चाइनीज़ एम्बेसी का है जो म्यांमार के यंगून में है। यहाँ सबको डर ये था कि चाइना अगर इन्हें सपोर्ट कर रही है तो US से जॉर्जिया का वॉर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देगा। फिर इसके बाद न्यूज़ आती है कि पैकेट गैप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टेनेसी में एक बहुत बड़े हादसे को होने से रोक दिया गया क्योंकि वहाँ के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक वायरस लॉन्च कर दिया गया था, जिससे पूरा चैनल ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे बहुत लोग कंटामिनेटेड पानी पीने वाले थे और ये रिमोट वायरल अटैक जॉर्जिया ने किया था। यहाँ चाइना अमेरिका को जॉर्जिया में एंटर करने नहीं दे रहा था ताकि अमेरिका इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सके और इसमें चाइना का ये कहना था कि अगर उन्होंने अमेरिका को एंटर करने दिया तो अमेरिका जॉर्जियन वेपन्स के सारे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। फिर हम देखते हैं कि फिशर एम्बेसी में पहुंच चुका है जहां वो निकोलास और चाइनीज़ जनरल कॉन्ग फिरोंग की बातों को सुनता है और उनकी बातों को सुनकर सैम को डाउट होता है कि ये दोनों पार्टनरशिप में हैं। इसके बाद हमें फिर से न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें US इंटेलिजेंस का ये कहना था कि चाइना न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन चाइना इस खबर को झूठा बताता है और साथ में ये भी कहता है कि चाइना का निकोलास के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है। साथ में न्यूज़ में ये भी दिखाया जाता है कि US मिलिट्री अपने शेल्टर के लिए कोई जगह खोज रहे थे, लेकिन उस सारे सोल्जर्स को निकोलास ने किडनैप कर लिया और उसका प्लान यह था कि सिविलियंस के सामने एक ब्रॉडकास्ट के दौरान उन्हें मारा जाए। जब सैम को ये बात पता चली तो उसने फिरौन का मिशन छोड़ दिया ताकि वो उन सारे सोल्जर्स को बचा सके जो लाइव वेब ब्रॉडकास्ट में मारे जाते हैं। जब फिशर वहाँ पहुँचता है तो उन बंदियों में से उसकी मुलाकात एक चाइनीज़ डिप्लोमेट से होती है कि फिरोंग लोअर आर्मी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका और चाइनीज़ गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। सैम वो ग्रिंग को देख लेता है जो सारे अमेरिकन और चाइनीज़ को मारने वाला था, लेकिन एक फायर फाइट में सैम उसे मार देता है। इसके बाद हमें फिर से न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि ब्रॉडकास्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से किसी ने भी US सोल्जर्स को मरते हुए नहीं देखा। यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं जिससे ये पता चल सके कि चाइना इस सब में इन्वॉल्व नहीं थी। इसके बाद सैम फिर से एम्बेसी में आता है जहाँ फिरोंग नशे में सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन इससे पहले फिरोंग ऐसा कर पाता सैम उसे रोककर उसके कंप्यूटर में मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, जिससे ये पता चलता है कि निकोलास जॉर्जिया भाग गया है जहाँ वो द आर्क नाम के डिवाइस को एक्टिवेट करने जा रहा है। इससे पहले सैम जॉर्जियन प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाता जहाँ निकोलास और नया जॉर्जियन प्रेसिडेंट वालराम था। सैम अपनी बेटी सारा से बात करता है और वही दूसरी तरफ ये न्यूज़ आती है कि निकोलास के अगेंस्ट चाइना और US ने हाथ मिला लिया है। फिशर कोशिश करता है आर्क के की को ढूंढने की, लेकिन फिर सैम को ये पता चलता है कि ये सैडम है
यानी कि स्पेशल एटॉमिक डिमोलिशन म्यूनिशन, जो एक तरह का न्यूक्लियर सुटकेस बॉम्ब है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स में ही कहीं रखा गया है। फिशर निकोलस को पकड़ लेता है, जिसके बाद निकोलस कहता है कि वो उसे आर्क का की दे देगा, लेकिन बदले में सैम उसे जॉर्जिया से बाहर जाने दे। सैम को की मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ बर्लम के फोर्सेस आकर निकोलस को बचा लेते हैं। इससे पहले वो लोग सैम को मारते हैं। सैम की टीम वहाँ अंधेरा कर देती है, जिससे सैम को मौका मिल जाता है बच के निकलने के लिए। फिर सैम देखता है कि निकोलस अपने बचाव के लिए आर्क का लोकेशन किसी को देने वाला था, और इससे पहले वो ऐसा कर पाता सैम उसे मार देता है। फिर जब उन्हें आर्क का लोकेशन मिलता है तो मेरीलैंड के उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है, और सबको ये कहा जाता है कि गैस लीक की वजह से ऐसा हुआ ताकि आर्क वाली बात छुपाई जा सके। ये सब के बाद वॉर को रोक दिया गया था, और यहाँ निकोलस की डेड बॉडीज़ को सारे लोग कोस रहे थे। इतने बड़े क्राइसिस के बाद यूएस प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे होते हैं, और यहाँ दूसरे असाइनमेंट के लिए लैम्बर्ट फिशर को कॉल करता है। Hello, Lambert. तो दोस्तों ये थी कहानी स्प्लिंटर सेल की, और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँ कि अपने टाइम में ये गेम वन ऑफ द बेस्ट गेम था, जिसने अपने यूनिक स्टील्थ कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं सीरीज़ के हर एक गेम में देखता हूँ कि हर एक गेम की स्टोरी काफ़ी थ्रिलिंग होती है, जिनके ऊपर मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। दोस्तों इस गेम का गेम प्ले काफ़ी अच्छा था और काफ़ी इंगेजिंग भी था, और इस गेम के कुछ कॉन्सेप्ट्स आज भी इस फ्रेंचाइजी के सारे गेम्स में यूज़ किया जाता है। दोस्तों वक्त के साथ हमें इस फ्रेंचाइजी में और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें इसमें मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन मिले। अगर आप क्लासिक स्टील्थ गेम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई करें, और ये बात तो श्योर है कि आपको ये गेम बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देगा। तो दोस्तों ये थी स्टोरी वीडियो स्प्लिंटर सेल की। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर इसे जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उस नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही गेमिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए माय डेवलपर को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें हमारे सारे सोशल अकाउंट फॉलो करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक ले जय भारत, सत्यमेव जयते।